दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल नीरज क्लासेस में। हमारी दो वीडियो पहले बन चुकी हैं, भाग पे और अनुसूची पे। दोनों वीडियो आपने देख ली होंगी। यदि नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका या फिर प्रीएम्बल होगा कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल होता कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में बात करें तो भारत के अलावा जितने भी देश हैं जिनमें लिखित संविधान है उन सब में प्रस्तावना और उद्देशिका की रूपरेखा देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से हमने भी अपने संविधान में प्रस्तावना उद्देशिका को जगह दी है। ठीक है, सामान्यतः बात करें तो अक्सर देखने को मिलता है कि जो प्रस्तावना होता है वो संविधान बनने के पहले ही संविधान में ऐड किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ था, हमारी संविधान सभा ने इसको बाद में, संविधान निर्माण होने के बाद में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो इसकी जो सबसे पहली बात ये देखने को मिलती है कि ये लिया कहाँ से गया है, यानी इसका विचार कहाँ से आया है। प्रस्तावना का जो विचार है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसका विचार हमने कहां से लिया है, वो लिया है यूएसए से। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, प्रस्तावना कहां से लिया गया है, यूएसए से। और इसकी जो भाषा शैली है उसकी बात करें तो वो हमें कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। भाषा शैली दो प्रश्न यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और भाषा शैली कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं तीसरी, प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बारे में अगर बात करें तो प्रस्तावना पूरे संविधान के जितने भी भाग हैं उन सबका एक दर्पण हमें देखने को मिलता है। इस प्रस्तावना पूरे संविधान का एक दर्पण है, यानी पूरे संविधान की रूपरेखा में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैंने प्रस्तावना यहाँ पर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक तथा इसके नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म विश्वास उपासना व स्वतंत्रता प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए सब चीज इसमें लिखी है। इसको एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे तो दो चार क्वेश्चन इसमें से मिल जाते हैं, आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो मैं देख रहा था प्रस्तावना में क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो ये बताते हैं कि संविधान सभा के मस्तिष्क में उस समय क्या चल रहा था, जिस समय संविधान का निर्माण कर रही थी, तो वो समय प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, एक प्रश्न ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को या फिर उद्देशिका को। इसको प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहा जाता है, इसके बारे में 13 दिसंबर 1946 को, फैक्ट याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था और प्रस्तावना का नाम दिया था। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले किसने रखा था, 13 दिसंबर 1946 कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को किसने, पंडित नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जो बाद में प्रस्तावना जाके बना था। और स्वीकार कब किया गया था सर, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और प्रस्तावना बना दिया था। अब बात देखते हैं इसमें जो शब्द आए हैं, जैसे कि इसमें शब्द आए हैं प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन शब्द का मतलब होता क्या है, प्रस्तावना में जो शब्द है इन सबका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब होता है कोई भी प्रशासनिक या शासनिक निर्णय लेने लिए देश पूर्ण रूप से
अन्य देश के अधीन नहीं है। देखो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि कोई भी शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, यानी किसी भी अन्य देश का आप पर आधिपत्य नहीं है, आप किसी भी देश के अधीन नहीं है। और आपका जो संवैधानिक प्रमुख उसी देश का होगा। तो ये होता है प्रभुत्व संपन्न। कोई भी शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, आपके ऊपर किसी भी देश का आधिपत्य या फिर आप किसी भी देश के अधीन नहीं है, और संवैधानिक प्रमुख आपका अपने देश का होगा। तो ये होता है प्रभुत्व संपन्न। दूसरा आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? प्रभुत्व संपन्न हमने पढ़ लिया। समाजवादी शब्द का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब देखो होता है, सरकार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है पूंजीवादी सरकार, एक होती है समाजवादी सरकार। भारत समाजवादी सरकार को फॉलो करता है। समाजवादी सरकार का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों का, उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, तो समाजवादी सरकार होती है। ठीक है। पूंजीवादी सरकार क्या होती है? उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होता, तो वो पूंजीवादी सरकार होती है। ठीक है। भारत में मिश्रित, यानी इसमें पूंजीवादी भी है और समाजवादी, दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को मिलाकर सरकार बनी है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और सरकार की बात करें तो भारत में समाजवादी सरकार है। उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। ठीक है। लेकिन अगर देखें तो 1991 के बाद नई आर्थिक 1991 के बाद नई आर्थिक नीति के अनुसार इसमें थोड़ा सा लचीलापन आ गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मतलब पूंजीवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला था थोड़ा सा। तो समाजवादी, पूंजीवादी सरकार और समाजवादी सरकार दो प्रकार की है। तो समाजवादी सरकार का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, लेकिन 91 के बाद इसमें थोड़ा सा लचीलापन हमें देखने को मिलता है। तो ये था समाजवादी। इसके बाद आता है धर्मनिरपेक्ष। तीसरा शब्द है इसमें धर्मनिरपेक्ष। उसका मतलब क्या है वो देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? पहले इसके शब्द को नेगेटिव माना जाता था, नकारात्मक शब्द माना जाता था, क्योंकि इसका जो अर्थ था वो नकारात्मक निकालते थे। कहा जाता था कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज के समय में इसको जो मतलब निकाला जाता है वो यह है कि देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। यह है धर्मनिरपेक्ष का मतलब। हमने प्रभुत्व संपन्न देख लिया, समाजवादी देख लिया और धर्मनिरपेक्ष। तीसरा शब्द जो उसमें है देश का अपना कोई धर्म नहीं है। ये पहले माना जाता था, इसका नकारात्मक शब्द है, लेकिन अब इसको सकारात्मक बना देगा। देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब हम इसका मतलब ये मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब देश सभी धर्मों का सम्मान करता है। हमारे जितने धर्म है हम सभी को अपनाते हैं, अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब देख लेते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब तो वैसे आप जानते ही हैं, इब्राहिम लिंकन की बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल करके जो है। नया कौन सा था? प्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया, लोकतांत्रिक। देखो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र आप जानते हैं, वोट जिसमें वोट दी जाती है, वोटिंग सिस्टम होता है, वो लोकतांत्रिक होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है, देखो ये दो होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष।
हम इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो नहीं करते। संवैधानिक प्रमुख को जिसमें जनता सीधे चुनती है वो प्रत्यक्ष होता है। हम अपने यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख को सीधे नहीं चुनते, हम अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से संवैधानिक प्रमुख को चुनते हैं, तो वो अप्रत्यक्ष होता है। तो हम इसको फॉलो करते हैं, यानी जनता के द्वारा जनता का जनता पर शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब वोट देकर किसी को चुनना लोकतंत्र कहलाता है। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जनता सीधे अपने संवैधानिक प्रमुख जो भी होते हैं उनको चुनती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता सीधे नहीं चुनती, जनता पहले अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और वे जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो संवैधानिक प्रमुख का चुनाव करती है। तो ये होता है लोकतंत्र, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसके बाद देखते हैं गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है, नेक्स्ट अब इसमें आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये होता है, राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। प्रत्येक 5 वर्ष बाद, यानी जब भी चुनाव होगा तो वो चेंज कर दिया जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा या फिर प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाएगा। यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इसको सीधा सीधा भी कहते हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये भी कह सकते हैं। गणराज्य का मतलब देखो, सबका मतलब प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आप शासनिक और प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। समाजवादी दो प्रकार का मैंने बताया था, पूंजीवादी और समाजवादी। साधन के जो उत्पादन के जो साधन है उस पर सीधा सरकार का नियंत्रण होता है। धर्मनिरपेक्ष, सरकार का कोई धर्म नहीं है। लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और गणराज्य, ये गणराज्य है। राज्य का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आगे देखते हैं प्रस्तावना में। इसके बाद देखते हैं न्याय की इसमें बात आती है। देखो तो प्रस्तावना में जो सारी चीजें हैं ये हमें कहीं ना कहीं संविधान में भी देखने को मिलती है। देखिए जैसे हम बात करें न्याय की, न्याय हमें डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक के जो सिद्धांत है वहां भी देखने को मिलते हैं, और वो सब चीजें हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा जाता है प्रश्न, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की है। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार की? 3। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार की। प्रश्न 3 भी आ सकता है, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। इसके बाद देते स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो आंसर होगा 5 प्रकार की स्वतंत्रता। देखो लिखा है विचार, ये लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उसके बाद उपासना। कितने प्रकार? 1 2 3 4 5 प्रकार। प्रश्न पूछा जाएगा कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, देखो एक चीज, ये जो स्वतंत्रता है मैंने बताया था अभी कि जो चीजें इसमें है वो सब चीजें हमें संविधान के भाग में भी देखने को मिलती है। ये सभी चीजें संविधान के भाग 3 जो मौलिक अधिकार है उसमें भी देखने को मिलते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास, उपासना, सारी चीजें हमें उसमें भी देखने को मिलती है, अधिकारों में, प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है। इसके बाद आती है समता। कितने प्रकार की समता की बात हमें मिलती है? देखो 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा यानी स्टेटस, और अवसर की समता। तो अवसर की जो समता है वो हमें आर्टिकल 16 मौलिक अधिकार आर्टिकल 16 में भी देखने को मिलती है। अवसर, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, और यही बात हमें प्रस्तावना में भी देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। अब बात ये आती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग माना जाता है या नहीं माना जाता है। इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें पता करते हैं। महत्वपूर्ण बात नंबर 1 बेरुबारी। बेरुबारी संघ मामला, बेरुबारी संघ मामला 1907। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरोबाड़ी संघ मामले 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, ठीक इसके 13 वर्ष बाद दूसरा बात, केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से बिल्कुल पलट गया। केशवानंद भारती में जैसे किसने कहा था यहाँ पर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और यदि यह संविधान का भाग है तो जिस प्रकार संविधान के भाग में संशोधन हो सकता है तो ठीक इसी प्रकार भी संशोधन किया जा सकता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि आज के तारीख में ये इसका भाग है या नहीं है, तो माना जाएगा केशवानंद भारती मामला 1973 का आप रेफरेंस दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप मैं लिख देता हूं 1976 में, देखो हाँ, परिणाम स्वरूप 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया। जोड़ा गया। तो कौन कौन से? समाजवादी, धननिरपेक्ष और तीसरा सत्ता। परिणाम स्वरूप 1976 में कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। देखो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता, ये अपने आप में बहुत बड़ा संविधान संशोधन है। इसी को मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान। प्रश्न पूछा जाता है कि मिनी संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे। तो जरूरत पड़ने पर जब हम देखेंगे तो हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे। 42वें संविधान कब हुआ था? 1976 में। इसी के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी, धननिरपेक्ष और अखंडता। तो एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा सा प्रस्तावना में क्या पढ़ा। प्रस्तावना में हमने पढ़ा है कि ये कहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा था, कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया, भाषा शैली कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसमें कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की जो बातें इसमें मिलती है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। और कितने प्रकार की समता? 2 प्रकार की समता। और इसको आगे हमने पढ़ा था इसमें कि इसको संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना कहा गया है। सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया था, प्रस्तावना बना दिया गया था। और इन सब के मतलब हमने प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमने देखा, समाजवादी का मतलब हमने देखा, धननिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इन सब का मतलब भी देखा। और लास्ट में चीफ ये कब कंप्लीट हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। और एक महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लागू 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इस दिन देखो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, ठीक है, कितना अनुच्छेद है? 395। लेकिन 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे। बाकी कब हुए? बाकी जो शेष अनुच्छेद थे वे हमारे 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। ये बात ध्यान रखना। तो 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था, इस दिन से लागू माना जाता है। लेकिन इस दिन मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू हुए थे, बाकी 395 अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ गलती हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।